बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। मैंने आपसे कहा था कि रियासत से पंगा नहीं लेना। भाई रियासत से जो भी पंगा लेगा वही रगड़ा जाएगा, भले वो किसी पोस्ट पे बैठा हो, भले वो कोई हो। तो अब रियासत ने अपने कार्ड शो करने शुरू कर दिए हैं। काजी साहब भी एक्शन में आ गए हैं और फिर हाफिज साहब भी एक्शन, दोनों ही एक्शन। अब करो मज़े, अब आएगा मज़ा। पार्टी तो अब शुरू हुई है, ये देखना, आपको सब कुछ बताता हूँ। और यार खलीलुर रहमान कमर की पिटाई हो गई है। बहुत ही मज़े की स्टोरी है भाई, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। बस जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। आप ख़बरें सुने, करारी करारी मालूमात सुने, एक्सक्लूसिव किस्म की, लेकिन प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। जो जोड़ों का पानी पी रहे हैं, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैं आता हूँ भाई। सबसे पहले बहुत बड़ी ख़बर है यार, ये अभी अभी ख़बर आई है। जो बाइडन साहब दस्तबरदार हो गए हैं इलेक्शन से। जी हाँ, उनको बहुत सारे लोग अपने डेमोक्रेट्स के बहुत ज़्यादा कह रहे थे। अभी अभी उन्होंने ये एक ट्वीट किया है, वो कहता है कि माई फेलो डेमोक्रेट्स, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द नॉमिनेशन and to focus all my energies on my duties as president for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my vice president, and it's been the best decision I have made. Today, I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of my party of this year. Democrats, it's time to come together एंड बी ट्रम्प, लेट्स डू दिस। अब देखते हैं कि कामला हारिस को सारे डेमोक्रेट्स उसी तरह से नॉमिनेट कर देते हैं और वो ट्रम्प को हरा पाती हैं। यानी बहरहाल अपनी नौयत की एक बहुत बड़ी ख़बर है, अपनी नौयत की एक ये भी बहुत बड़ी ख़बर है। ये नाम है इनका अकील यूसुफजई साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीरियस सहाफ़ी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। ये बन्नू वाक़ये पर क्या कह रहे हैं, ज़रा आप थोड़ा सा सुन तो लीजिए। ये लीजिए। बन्नू में जो कुछ हुआ उसके दो पहलू है। एक तो ये कि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स और गद्दार भी शामिल थे, कि दर्जनों लोगों को शहीद किया गया है या उनको मारा गया है। हालांकि सबको पता है कि दो लोग, एक बंदा जहाँ भाग हो गया है और दो लोग उनको भी गोलियां लगी थी, चंद लोग जख्मी हो गए थे। मगर जो असल सूरत हाल है वो तो यही है। दूसरा ये है कि जो अपनी रिपोर्ट्स है, इब्तदाई जो रिपोर्ट्स सूबाई हुकूमत या मुतालिका इदारों ने दी है, उसके मुताबिक मेरे पास चंद पॉइंट्स पड़ी भी है। इसको मिस हैंडल किया गया, जानबूझकर इस किस्म की सूरत हाल पैदा की गई कि लोग तशद्दुद पर आमादा हो, लोग रियासत के खिलाफ नाराबाजी करे, रियासत के खिलाफ नौजवानों को उकसाए। मिसाल के तौर पर सूबाई हुकूमत का डोमेन है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस किस्म की बड़ी रैलीज जब होती है एक ऐसे शहर में जो कि ऑलरेडी दहशतगर्दों के हमलों की जिद में है, हमले खान और बन्नू और लकी मरूफ वगैरह की मिसाल दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा अटैक्स वहां पर हुए हैं। वहां पर आप किस तरह इतने बड़े इज्तिमा को इस तरह गैर मुनज़्ज़म तरीके से डील करने की पॉलिसी अपनाते हैं, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। खुदा न खास्ता अगर वहां पर जो लोग हमले करते हैं उनमें से चंद लोग आ जाते तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती। दूसरा ये है कि मुझे तो सच्ची बात यह है, ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तो 200-300 लोगों, 400 नौजवान जो कि बहुत जज्बाती नौजवान होते हैं, एक लिसानी ग्रुप है, एक कॉम्पर्स ग्रुप है, उसकी जानिब से या तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी इस किस्म की चीज़ों के लिए बड़ी मशहूर है, जिसकी हुकूमत भी है। उन लोगों को जानबूझकर कैंट वाले एरिया में भेजने की कोशिश की गई और फिर आपने देखा भी कि किस तरीके से उन लोगों ने पथराव किया। बाद लोगों के साथ हथियार थे, बाद लोगों के साथ अजीब किस्म की आलात थी। तो जान जे आपने सुन लिया, ये बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं अकील यूसुफजई साहब, और आपको पता है ये जियो जंग से के साथ भी रिलेटेड। अच्छा, अब बात ये है कि यही वो ये दूसरा 9 मई करने लगे थे,
اور یہ تحقیقات آ جائیں گی. میری عادت نہیں ہے کہ تحقیقات سے پہلے کچھ اس طرح کی کو پریڈکشن کرنا. یہ جو جرمنی میں جو کچھ ہوا ہے یہ بھی اب پتہ چلے گا کہ یہ افغانی تھے یا افغانستان کا جھنڈا لے کے گئے تھے, اور کون کون تھے اور باقی لوگ کون کون ان کے ساتھ تھے. اور کیونکہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ ذرا سن لیجئے یہ شہریار افریدی جو سر پہ قرآن رکھ کے کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں, یہ سن لیجئے یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ افغانستان میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے. افغانستان میرے دل میں دھڑکتا ہے. افغانستان میری عزت ہے. افغانستان پہ میں فخر کرتا ہوں. افغانستان کی مائیں بہنیں بیٹی آئیں, بلوچستان کی خیرت کو سلام, KPK کی خیرت کو سلام, پنجاب اور سندھ گلگت بلتستان. اب آپ اندازہ کیجئے, افغانستان میرے دل میں دھڑکتا ہے اور پاکستان اس کا نہیں پتہ. ٹھیک ہوگی, افغانستان میرے دل میں دھڑکتا ہے اور پاکستان کہاں دھڑکتا ہے. یہ شہریار افریدی جان اللہ کو دینی ہے. یہ لوگ ہیں, ان کے عزائم آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کے. اب میں کیا, بہت سارے لوگوں نے افغانیوں کو وہ کوس رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی جس ملک نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم ہی نہیں کیا, سب سے پہلے مخالفت کی UNO میں, اس سے کیا آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے, اسے کیا کہیں گے کہ وہ کیا آپ کا کتنا دوست ہے. کبھی انڈیا کے نوجوانوں نے, انڈیا کے شہری سب سے زیادہ یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں سب سے زیادہ اگر کسی ایشین کنٹری کے ہیں تو وہ انڈیا کے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلکہ ایشین کو بھی چھوڑ دیں, اگر تمام کنٹریز کے دیکھ لیں انڈیا کے, تو کبھی انڈیا کے شہریوں نے پاکستان کے کسی سفارت خانے یا کونسلیٹ پر حملہ کیا؟ نہیں کیا نا. کبھی آپ دیکھیں یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کہیں سفارت خانے یا کونسلیٹ پہ حملہ کیا ہو, آپ نے دیکھا ہو؟ کیا نہیں کیا, افغانیوں نے کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے, اب یہ علی امین گنڈاپور کیا کہہ رہے ہیں, چونکہ سافٹ ویئر اس طرح سے اپڈیٹ ہوتا ہے, یہ جو بندہ کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, بھڑکیں اپنی جگہ, لیکن جب کوئی پریکٹیکل کام ہوگا کوئی اس طرح سے وہ یہ کہیں گے. یہ آپ دیکھیں, پھر میں نے بڑی اہم سٹوریز پہ آنا ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو بڑا انتظار ہے اس سٹوری کا. یہ لیں. پورے صوبے کے لیے ہے اور پورے صوبے کے عوام سے میری گزارش ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. آپ بھی نشاندہی کریں. میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فوج نے جو قربانی دی, ہماری پولیس نے جو قربانی دی اور ہماری عوام نے جو قربانی دی, میں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سلام پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کی قربانیاں رائگان نہیں جائیں گی, اور انشاءاللہ مل کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اور اس صوبے کے اندر انشاءاللہ ہم نے امن بھی قائم کرنا ہے, اور انشاءاللہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن اس منافقت کا بھی خاتمہ ضرور کرنا ہے کہ ادھر سے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں عزم استحکام کے, آپریشن عزم استحکام کے خلاف, اور ادھر سے وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہنے ہیں, بہت اچھا بیان ہے. میری عادت نہیں ہے کہ اگر کوئی بیان اس طرح کا دیتا ہے اور وہ میں کہوں کہ جناب اس نے دیا, یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اپروچ ختم کرنا پڑے گی. ٹھیک, اگر کسی نے ٹھیک بات کی, بھلے کسی وجہ سے بھی کی, ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے آپ کو کہا تھا نا, جو بندہ رسپانسیبل پوزیشن پہ بیٹھا ہے وہ اپنی پوزیشن بچائے گا. اس کو نہیں پتہ میری کتنا نازک ہے حال بھی اور ماضی بھی, جہاں پہ 302 کی FIR مجھ پہ ہوئی ہیں, جہاں پہ پتہ نہیں کیا میرا کس طریقے کا کالا ماضی ہے. تو یہ تو 2 منٹ میں فارغ کر دیں گی اگر میں نے کہیں بدماشی اور مستی کرنے کی کوشش کی تو خیر, بہت اچھا بیان ہے, اسی طرح کا بیان آنا چاہیے. لیکن یہ جو قراردادیں ہوئی ہیں اس کا کیا بنے گا, یہ کیا ہوگا. میں خلیل الرحمان قمر کی پٹائی پہ تو آتا ہوں نا, سٹوری بڑی دلچسپ ہے, لیکن سب سے پہلے میں آتا ہوں یہ کیا ہونے جا رہا ہے بھائی. کالے بھونڈوں کا کوئی بندوبست ہونے جا رہا ہے, کوئی انتظام ہونے جا رہا ہے. ویسے تو بہت سارے انتظامات ہیں, ویسے تو بہت کچھ ہے نا, لیکن اب معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ سب سے اب جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نہیں,
इसको कोई उड़ाने का प्लान है। ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया ना, इससे पहले चीफ जस्टिस के पास अख्तियार था कि वो खुद बैठ के, अब आप देखें साकिब नासूर हो या बंदियाल हो या बाकी दूसरे तीसरे हो, वो खुद बैठते थे अपने हम ख्याल जजों को साथ बिठा देते और फिर उसके बाद जनाब बेंच बना लेते। चीखते रहते लोग, कितनी दफ़ा लोग हैं भाई यार फुल कोर्ट बना दें, उन्होंने कहा नहीं बनेगा फुल कोर्ट। ठीक है, अब मसला ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो गवर्नमेंट को नक पे लड़ गई है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आने के बाद ये जो यही नून लीग की गवर्नमेंट ये इन्होंने पास किया था, ये 16 महीने की हुकूमत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो ये था कि चीफ जस्टिस के साथ 2 और जजेस भी होंगे, यानी 3 जजेस की कमेटी होगी और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत वो बेंच बनाएगी। अब पहले तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ के साथ होते थे सरदार तारिक साहब दूसरे नंबर पे, तो 2 की राय जिधर तो कम वही बनता था, तीसरे नंबर पे वो फिर आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो लेकिन उसके बाद भाई ये हुआ कि जब सरदार तारिक साहब रिटायर हुए तो फिर अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब क्या, काजी फैज़ साहब दूसरे नंबर पे मंसूर अली शाह साहब और फिर तीसरे नंबर पे मुनीब अख्तर साहब। अब जो उन 2 की राय होती है बेंच तो उसी तरह से बनता है। अब समझ आ गई है काजी साहब आ गए हैं अक़लियत में। अभी भी वो हुआ कि जी हुकूमत ने वो रिज़र्व सीटों वाले फ़ैसले पर रिव्यू पटिशन दायर की, तो उन्होंने कहा हम 2 महीने बाद सुनेंगे, हम छुट्टियाँ। अभी मुझे एक मैसेज आया मुल्तान से, मोहम्मद शुएब साहब हैं, उनका मैं पेशा नहीं बताता क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी, असल में इस वजह से कि किसी की कोई बात हो ना, मैं उस बात को अपनी बात बना के पेश नहीं करता होता, इसको मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी समझता हूँ। उस बात का क्रेडिट उसी बंदे को जाना चाहिए जो और बड़ी खूबसूरत बात की और वाकई ऐसा ही है, इसकी मैं तस्दीक भी कर रहा हूँ कि वाकई ऐसा है। वो कहते हैं नकवी साहब ये तो जो छुट्टियों पर जाते हैं ये तो वो अंग्रेज़ के ज़माने का एक कानून बना हुआ है या रिवायत बनी हुई है कि जी 2-2 महीने छुट्टियां कर लो। वो जाते थे, यहाँ होती थी गर्मी, वो जाते थे लंदन और वो वापस जब वो जाते और 2 महीने बाद वो फिर वापस आते, तो वो तो उस वक़्त का कानून है। और इनको कौन सा कोई क़यामत आ गई है कि यहाँ एसी वाले कमरों में बैठे हैं और ये 2-2 महीने की। और वाकई उनकी बात ठीक है शुएब साहब, आपने बिल्कुल ठीक बजा फरमाया कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, पुलिस है, फ़ौज है, एजेंसियाँ हैं या वापडा है या कोई और डिपार्टमेंट या कोई और मिनिस्ट्री है जो 2 महीने, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो तो बेचारा इतवार पे नहीं छुट्टी करता, तो वो 2-2 महीने खैर से माशाल्लाह जो है ना छुट्टियों पे चले जाएं। एजुकेशन की बच्चों की छुट्टियां होती हैं 2 महीने की, तो टीचर्स की नहीं होती, आपको अच्छी तरह से पता है। उसमें भी टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन छुट्टियां उनकी नहीं होती, वो बच्चों की होती है गर्मी की वजह से। तो ये 2-2 महीने की छुट्टियों पे चल पड़ते हैं माशाल्लाह। तनख्वाहें इनकी देखें तो पूरे एशिया में आप बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को देख लें, इवन वो भारत जिसके रिज़र्व में $600 अरब से ज़्यादा है, उसके भी चीफ जस्टिस की तनख्वाह इनके तीसरे हिस्से के बराबर भी नहीं है। और ये 2-2 महीने माशाल्लाह छुट्टियों पे चल पड़ते हैं। अभी बांग्लादेश की वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया ये कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, वो 7 अगस्त को लगा था केस। उन्होंने मुल्क की सूरत हाल को देख के 7 अगस्त वाला केस आज लगा दिया, 10:30 बजे सुनना शुरू किया और 1:30 बजे उन्होंने फ़ैसला दे दिया। ये छुट्टियों पे चल पड़े हैं माशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी हम तो छुट्टियों पे जा रहे हैं और फलां वो भी मैडम जो है ना आयशा मलिक साहबा वो अब्रॉड गई हुई हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। कादी साहब कहते रहे भाई उनको 1 हफ़्ता दे देते हैं, काफ़ी होता है। आइन और कानून की बात पर आइन कानून किसी ने देखना हो तो उन्होंने रीराइट करना है, उन्होंने बादियों नज़र में मसख करना है आइन और कानून को। अब जनाब ये हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसको कैंसिल करने जा रहे हैं। इतलात यही हैं जो मेरे पास इतलात आई हैं, मैंने आपको पहुँचाई हैं। अब उसको कैंसिल जब करेंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो कानून में तरमीम है, वो आइन में नहीं है कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अभी हुकूमत तो फैसला मान नहीं रही, अभी भी वो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी आइन में तरमीम के लिए चाहिए होती है। मसलन आप इलेक्शन एक्ट में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी रूल्स में कर रहे हैं, कोई और रूल्स रेगुलेशन में कोई तब्दीली कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको
2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और वो सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास अब है। अब समझ आ गई आपको। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब उड़ जाएगा तो फिर कादी साहब को अख्तियार हासिल होगा कि वो किसी से मशवरा किए बगैर वो बेंच बनाएंगे। अच्छा, अब दो बातें हैं। अब उन्होंने बेंच बनाया किसी से मशवरा किए बगैर, एक बात। दूसरी बात यह है कि 3 जजों ने, आपको मालूम है कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट एक दूसरा आया था कि अगर एक केस की आप अपील दायर करते हैं तो वो रिव्यू दायर करते हैं तो अपील के तौर पे सुना जाएगा, यानी पहले से भी बड़ा बेंच सुनेगा, वकील भी तब्दील हो सकता है वगैरह वगैरह। आपको याद है ना, उसको जस्टिस बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, इन्होंने उड़ा के रख दिया था। ठीक हो गया। अब अगर वो कादी साहब ने 5 जजेस का बना दिया बेंच, अब बेंच तो बनाना फिर कादी साहब की सवाबदीद होगी ना, उन्होंने 5 जजेस का बनाया और उन्होंने बंदियाल और इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर के फैसले को उड़ा दिया, वो जजमेंट एंड रिव्यू एंड जजमेंट, तो फिर तो अपील वाला मामला हो जाएगा ना। फिर तो जो रिव्यू होगा ये अपील में तब्दील हो जाएगा, और जब अपील में तब्दील हो जाएगा और फुल कोड बनाना है कादी साहब ने, और कादी साहब के 2 हमनवा आ चुके हैं, मुशीर आलम साहब, सॉरी ये मजहर आलम मियाँ खेल साहब भी और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक भी एडहाक जजेस के तौर पे। अब 17 जजेस वो और 2 वो, तो ये 19 जजेस सुनेंगे। तो 8 काले भोंड और बाकी फिर आप खुद समझदार हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना अब मज़ीद तफसील में नहीं जाना। और उसके अलावा फिर आपको पता है कि जब रिज़र्व सीटों वाला ये फैसला, आपको मालूम होना चाहिए कि चीफ़ जस्टिस के लिए 10 दिन भी काफ़ी होते हैं। अभी काजी साहब तो अक्टूबर तो बड़ा परे है भाई, ये एक 10-12 दिन तो जुलाई के पड़े हैं, फिर अगस्त पड़ा है, फिर सितंबर पड़ा है, फिर अक्टूबर के मैंने नोट नहीं किया, गालिबन को 10, 12, 14 अक्टूबर है। ये तो तकरीबन कोई 3 महीने बनते हैं। चीफ जस्टिस के लिए 3 दिन बहुत होते हैं। आपको पता है बहुत सारे काले भोंडों ने एक दिन में पता नहीं क्या क्या कर दिया था। यहाँ 3 दिन बहुत होते हैं और 3 महीने, और आपने फड्डे डालने शुरू कर दिए। रियासत के पास बड़े हाथ होते हैं और बड़े तरीक़ाकार होते हैं। तो ये दोनों जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें, क्योंकि हुकूमत के तो इतना गिट्टे गोडों में सा है ही कोई नहीं ना, और ख़ास तौर पे मैं नून लीग का कह रहा हूँ। माशाल्लाह आज मैं सुन रहा था वज़ीर आज़म साहब वो कह रहे थे कि वो एक किडनी वाले हॉस्पिटल में, वो जो है ना पंजाब का, वो कोई ख़िताब कर रहे थे तकरीब में, उसी सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि जी एक नाम निहाद मुनसिफ था, उसने यहाँ ये किडनी का जो हॉस्पिटल है इसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। वो जो आपको पता नहीं डॉक्टर सईद अख्तर साहब को उसने किस तरह से बेइज्जत करवा के बाहर भिजवाया था, और वो बेचारा चला गया था छोड़ के। ये साकिब नासूर की बात है, साकिब नासूर का वो नाम नहीं ले सके वो प्राइम मिनिस्टर साहब, माशाअल्लाह। ठीक हो गया ना। अब मसला तो ये है ना कि हम तो इसमें, अब हालात ये हैं, मुझे बातों से बात याद आ जाती है बड़ी काम की। एक नून लीग के बड़े मोतबर लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी ये देखें ये आपके क्या किया अशतर उसाफ साहब ने, और ये अपना आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, और ये आपकी हुकूमत ने क्या किया। तो उस वक़्त ये जब जूनियर जजेस ला रहे थे तो बात हुई, तो वो मुझे बता रहे थे, वैसे ही उन्होंने एक लतीफ़ा टाइप बात सुना। उन्होंने कहा लतीफ़ा नहीं है, असल बात है। उन्होंने कहा ये जो अशतर उसाफ साहब हैं ना, इन्होंने पहले जब इनको बना रहे थे ना, वो पहले भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं और बाद में जब अब भी रहे हैं, 16 महीने की अब हुकूमत थी, तो वो कह रहे हैं इनके बारे में मशहूर है कि वो कहते हैं यार या तो मुझे बनाओ नहीं, या अगर आपने मुझे बनाया ना तो मैं 2 के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा, एक जर्नैल के ख़िलाफ़, एक जज के ख़िलाफ़। होड़ आराम है, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। उसने कहा इन 2 के ख़िलाफ़ मैं नहीं जाऊँगा, अब मुझे अटॉर्नी जनरल बनाना है या नहीं बनाना ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। और उसने वादे तौर पे कहा हुआ है कि इन 2 के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो जब यहाँ हालत ये हो तो फिर तो भाई अब बात यह है कि काजी साहब भी इन एक्शन है, हाफिज़ साहब भी इन एक्शन है।
اب चीखें जाएंगी मरीख पर, चीखें जाएंगी आसमान पर। अभी से वो कह रहे हैं जनाब हम तो डेथ सेल में आ गए हैं। उनको बकरे खाने की आदत हो गई है, उनको देसी मुर्ग खाने की आदत हो गई है, देसी घी में पकवा के, उनको चॉकलेट खाने की आदत हो गई है। तो जब आप इस तरीके की अपना हरकतें करेंगे और 9 मई कहेंगे दोबारा करें और इस तरह से, भाई इंतशार, मैंने कहा ना रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता। चाहे कोई जज रियासत के साथ लड़ना चाहे, चाहे कोई जर्नैल रियासत के साथ लड़ना चाहे, अगर रियासत सीधी हो जाए, अगर रियासत खुद खोखली ना हो और रियासत खुद कोई एक्शन लेने का एक दफ़ा अज़्म समीम कर ले, तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी का। मैं कहता हूँ किसी बाप का पुत्र रियासत के साथ टक्कर नहीं ले सकता, ये हो ही नहीं सकता। रियासत ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़वाए हुए हैं। ये कौन है कि भाई जो है ना, अगर कोई इधर उधर को कोई भी रियासत बतौर खुद एक जो है ना एक बजात खुद एक जो जज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, वो भी रियासत का हिस्सा होती है। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई टोला निकले और वो रियासत से लड़ाई करना शुरू कर दे, ये क्या है? ये आपने देखा नहीं है ये बन्नू में क्या हुआ है? ये आपने देखा नहीं है ये शहरयार अफरीदी क्या कह रहा है? ये आपने सुना नहीं है ये कौन क्या कह रहे हैं? ये सार ये वो तमाशा है जो इस तरीके, अगर इनको कंट्रोल किया होता जब ये बिल जला रहे थे, जब ये हुंडी के ज़रिए पैसे लाने की तरगीब ला रहे थे, जब ये कह रहे थे कि ओ मेरे टाइगरों फेंटा लगा दो इन सब को, जब इमरान खान कह रहा था कि भाई बात ये है कि जो ताहिर आलम मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा, और जाके वो अपने टाइगरों को छुड़वा रहा था, वो पुलिस चौकियों पर हमले कर रहा था, जब कह रहा था आज मैं फलां बंद कर दूंगा तो कल मैं ये बंद कर दूंगा, जब वो इस्मतुल्ला एसएसपी जुनेजो की हड्डियां तोड़वा रहा था, जब उसको आरिफ अलवी इतला दे रहा था कि भाई साहब पीटीवी के अंदर घुस गए हैं, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हो गया है, जब वो वहां पर पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़वा रहा था, जब उनको लाशें चाहिए थी जो इस तरीके से, उसको अगर उस वक्त कंट्रोल किया होता तो आज ये तमाशा दहशतगर्द, ये दहशतगर्द हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, ये सियासी दहशतगर्द, इनको वैसे ही कहा जाता है ये सियासी दहशतगर्द हैं। ये उन दहशतगर्दों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और अब जो मैं कहता हूँ, अभी मैं वज़ीर दिफा की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये जो अफ़गानियों ने किया है ना, ये नमक हरामों ने, इन नमक हराम जो अभी इधर मौजूद है नमक हराम, हम इनको भी भगाएंगे, अब इनकी मेज़बानी नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से ना किया होता तो ये नमक हराम लोग हैं, ये तो इस तरीके के नमक हराम हैं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये इस तरीके के नमक हराम हैं। आज है मैं खलीलुर रहमान कमर की पिटाई तो आपको सुनवाऊँ ना यार, ये हैं। अच्छा लंबी चौड़ी FIR है, उन्हें स्टोरी बड़ी मज़े की है। उन्होंने कहा भाई अच्छा आप ड्रामेबाजियाँ देखें, ज़रा ड्रामेबाजियाँ देखें, मैं आपको अच्छी तरह से पता है मेरा मिजाज नहीं है कि मैं किसी की पिटाई पर खुश हूँ, ठीक हो गया ना, लेकिन ये पिटाई बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ठीक, उन्होंने कहा भाई मुझे एक खातून ने बुलाया, फ़ोन किया मुझे, फ़लाँ सुबह मैं बैठा था या ये वो जिस तरह से भी है, उन्होंने मुझे कहा कि जी एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई और आगे से उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम है आमना उरूज, ठीक हो गया, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ और मैं जो है ना आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके साथ मैं एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ। ठीक हो गया, सही हो गया ना, तो आप आ जाएं। उन्होंने मुझे वो एक बहरिया टाउन का को पता दिया, मैं वहाँ पहुँच गया। अब आप सादगी देखें, ये सादगी नहीं ये बेगैरती है, ठीक हो गया ना। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने आपको कहा ना भाई यूथिया जो भी होगा अक्ल से फारिग होगा बिल्कुल, और ये किरदार का दागदार होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं इस तरह से ना जज्बाती बयान दे रहा हूँ ना किसी ज़िद में दे रहा हूँ, आप बिल्कुल देख लें, ठीक हो गया ना। ये जब साथ ही जो है ना, मतलब उन्होंने कहा जी मैं उधर पहुँच गया, ये ड्रामा बनाने जा रहे, जैसे ड्रामा ऐसे ही बनता है, ठीक हो गया ना। अच्छा तो फिर ये पहले ही इस तरीके से अल्लाह इसी तरह से बेनकाब करता है ऐसे 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 भोंडों को। अब उसके बाद जनाब मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने मुझे कमरे में बिठाया, कहा कि जी मेरा कोई आर्डर आया है।
मतलब है मेरा को ऑनलाइन मैंने कोई मंगवाया था कोई ऑर्डर, बस आप आ गए हैं तो इसमें वो ऑनलाइन ऑर्डर क्या आना था, वो तो प्री प्लान पूरा उनने प्लानिंग की हुई थी। वो जनाब ये गया और उन्होंने जो है ना वो कोई 5-7 बंदे मुसल्ला आ गए अंदर और उन्होंने इनको फेंटी लगाई सही करके। इन्होंने वो कहते हैं मेरा पर्स ले लिया, मेरा वो बैंक का कार्ड ले लिया, आईडी कार्ड ले लिया, सब कुछ मुझसे, मोबाइल छीन लिया, आईफोन ये वो सारा कुछ इस तरीके से। उन्होंने कहा कि ये मुझे ना सारा कुछ ले लिया। ठीक, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपना इसका कोड बताओ, ठीक है ना, पिन नंबर कार्ड का। मैंने कार्ड का पिन नंबर बता दिया। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझसे पूछा जाके, उन्होंने कोई 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कितने की अमाउंट उन्होंने वो निकलवा ली। उसके बाद मुझे वो ले गए और फिर पता नहीं वो कहीं कोई, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया दो तावान के तौर पे। मैंने कहा जी मेरे पास तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और कहा, तो मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया तो मैंने कहा यार मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। दोस्त ने भी कहा यार मेरे पास तो नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई जो है ना गोली मारी मेरी टांग में, तो अल्लाह ने बचा लिया, वो नहीं लगी। तो खैर जिस तरीके से भी, तो उन्होंने मुझे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया और ये वो खलीलुर रहमान कमर साहब पिटाई खा के और खैर से पिटाई मार कुटाई खा के वापस आ गए। असल में ये भोंड गए थे, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे फैमिली सुनती हैं, ठीक हो गया ना। ये गए थे कि कोई और प्लान के लिए, जैसे पहले भी जाते जाते रहते होंगे, ठीक है ना। तो ये आगे से वो प्लान कोई और था, पहले कोई और होता था प्लान, तो ये फिर जाते हैं इस तरीके से। और मैं जनाब ड्रामा, होने का जी ड्रामा आपके साथ बनाना है, जैसे ड्रामा ऐसे फ़ोन करो और ड्रामा बन जाता है। और वो हमें भी पता है ड्रामे किस तरह से, ये तो ड्रामा करने गया था और आगे तेरे साथ ड्रामा हो गया है। ये ऐसे ड्रामेबाज लोग हैं, यकीन करें कि अब मैं क्या कहूँ। चलें, हमें फिर भी इनसे हमदर्दी है, ठीक है ना, कि खलीलुर रहमान कमर साहब से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।